नतीजे आए हैं उसको लेकर वो आश्चर्यचकित नहीं है। उन्हें पता था कि सारे सर्वे बता रहे थे कि कर्नाटक से बीजेपी हाथ धोने वाली है। नमस्कार, मैं अवधेश कुमार राय एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जनमानस समाचार की आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, हम बातें करेंगे कर्नाटक चुनाव के आए परिणामों की। आप सभी को पता है कि कर्नाटक में हुए चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की है। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है, एक बहुत बड़ा जनादेश मिला है कांग्रेस को और सत्ता पर कांग्रेस ने वापसी की है। वहीं हम बात करें भाजपा, तो भाजपा इस बार 65 सीटों पर सिमट गई है। 224 सीट वाली कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस ने 136 सीट लाई है। तो कांग्रेस के लिए कहें तो बहुत बड़ा उत्सव जैसा है, क्योंकि देश में कांग्रेस सिमट रही थी और कांग्रेस के ग्रोथ के लिए, कहीं कांग्रेस के लिए कर्नाटक जीतना भी बेहद जरूरी था। तो हम बात करने वाले हैं कि कर्नाटक चुनाव में जो भाजपा, एक मजबूत भाजपा दिखती है, एक सशक्त भाजपा दिखती है, जो दावे वादे कर रही थी कि इस बार भी वो कर्नाटक चुनाव में वापसी करेंगे। हम बात करें तो 1985 से अब तक इन गत 38 सालों में कर्नाटका में कोई भी पार्टी वो दोबारा सत्ता में वापसी नहीं की है। कर्नाटक की वही कहानी है जो कहानी हिमाचल प्रदेश में रहती है कि हिमाचल प्रदेश सत्ता का परिवर्तन होते रहता था। वही कहानी जो आपका उत्तराखंड में रहती थी, लेकिन भाजपा ने वो जो भ्रम था उसे तोड़ दिया, दोबारा सत्ता में वापसी की थी। लेकिन कर्नाटक में ऐसा हो न सका। तमाम मुद्दे थे इस बार कि कर्नाटक चुनाव में भाजपा को लेकर हम बातें करें तो बजरंगबली थे, बुर्का थे और बवाल था। ये गत सालों में हमने कई कहानियां देखी कर्नाटक में, बजरंगबली, बुर्का, बवाल। इतने बवाल, इतने एजेंडे रखने वाली भाजपा फिर भी नहीं लगा पाई भाजपा का पार। हार का क्या कारण बना है? आज हम हार की उन गलतियों के बारे में समीक्षा करेंगे। हार की हमने 6 गलतियों के बारे में हमने आज आपके समक्ष प्रोग्राम को प्रस्तुत करने की हमने कोशिश की है। पिछला चुनाव की हम बात करें तो पिछले चुनाव में भाजपा ने 224 विधानसभा सीट में भाजपा ने 104 सीटें लाई थी, सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। बीजेपी इस बार 65 सीटों पर सिमट गई है। 38 सालों से चला आ रहा परिवर्तन का लब्बो-लुआब इस बार भी कर्नाटका में कायम रहा। बता दें कि साल 1985 के बाद कर्नाटका के नाटक में कोई दल सत्ता में दोबारा वापसी नहीं की है। उम्मीदों की हम बात करें, हम जब भी किसी भाजपा के नेता से बात कर रहे थे कर्नाटक चुनाव को लेकर, उनकी उम्मीदों के बारे में बात कर रहे थे, तो उनकी उम्मीदें हुई हैं धाराशाही। सत्ता परिवर्तन, 38 साल पुराना रिवाज बदलेगा और वो दोबारा सत्ता पर काबिज होंगे। इतिहास बदलने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। पिछले चुनाव में 104 सीट मिली थी, इस बार 65 पर सिमट गई। परिणाम के बाद कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सवाल उठ रहा है कि भाजपा कौन सी गलतियां हो गई जिनसे पार्टी को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। आइए हम बात करें उन 6 कारणों का। पहला कारण है बुर्का हिजाब विवाद। हम बात करें ध्रुवीकरण की बात। बीजेपी ने 1 साल 1.5 साल पहले से ही ध्रुवीकरण की कहानी को रचना शुरू कर दिया था। आपको पता होगा कि उस समय कहानी चल ही रही थी। सिर्फ इसके लिए भाजपा को दोषी ठहराना गलत नहीं है। ध्रुवीकरण की कहानी में वो भी धार्मिक दल शामिल हैं जो कह रहे थे कि हम विद्यालय में जाएंगे तो हिजाब लपेट के ही आएंगे, हम विद्यालय में जाएंगे तो बुर्का पहन कर ही आएंगे, हम कहीं भी जाएंगे बुर्का पहनेंगे। कॉलेज में कॉलेज की जो डिसिप्लिन है वहां पर बुर्का अलाउड नहीं है, क्योंकि हम इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, तो वहां पर हिजाब पहन कर आते थे। तो भाजपा ने भी उसमें अपनी पूरी तरह से कोशिशें जारी रखी, बोला नहीं भैया
हम कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में जो सरकारी स्कूल है, जो सरकार द्वारा वित्त प्रदत्त है, उनमें जो डिसिप्लिन है, जो ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये कहानी ध्रुवीकरण की, पोलराइजेशन की पूरी चली है। एक साल पहले बीजेपी पोलराइजेशन के में हिजाब, हलाला, चुनाव से पहले बजरंगबली, मुस्लिम समाज का 10% आरक्षण को खत्म करना, ऐसे तमाम वोट अर्जित करने वाले मुद्दे को लेकर आए और हिंदू वोटों को साधने की कोशिश की। बजरंगबली भी आ गए, लेकिन ये जो सारी कोशिशें थी, कोशिशें धरी की धरी रह गई। तमाम तरह की बातें जो हैं वो सार्थक होते नजर नहीं आई है। ये सारी बातें धरी की धरी रह गई। और एन चुनाव के वक्त वो कहते हैं कि हम मुसलमानों के 10% जो रिजर्वेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, ऐसे ही मुस्लिमों का रिजर्वेशन जो ओबीसी के अंतर्गत आता है, उसे हम खत्म करेंगे। भैया खत्म करना था तो चुनाव से कई महीनों पहले, 1 साल 1.5 साल पहले इस तरह की बात करते हैं। एन चुनाव के मौके पर ऐसी बातें करिएगा। फिर बजरंगबली का मुद्दा आ गया। बजरंगबली के मुद्दे को उछालने की उन्होंने कोशिश की। मोदी जी का रोड शो भी चला। खैर कांग्रेस ने उन्हें मुद्दा दिया था, लेकिन ये सारी बातें धरी की धरी रह गई। हिजाब था, हलाला था, हलाल इकोनॉमी है, फलाना है, ढिमकाना है, तमाम तरह के मुद्दे थे। मुद्दे जो है वो मुद्दे होकर रह गए, लेकिन भाजपा ने इसे भुना नहीं पाया। हम बात करें, दूसरा टॉपिक है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, भाजपा को घेरे रखा। येदियुरप्पा इसमें नप गए भ्रष्टाचार में। सरकारी ठेकों पर 40% कमीशन खाने का भी आरोप भाजपा पर लगाया गया। एक विधायक का बेटा के साथ 8 करोड़ रुपए पकड़े गए। एक का कहना था बीजेपी विधायक का कि वो 2500 करोड़ में सीएम की कुर्सी खरीदी जा सकती है। ऐसी बातें होकर सामने आई और खुद पूर्व सीएम येदियुरप्पा भ्रष्टाचार की कहानी में लिप्त पाए गए थे। खुद बीजेपी के साथ कई तरह के भ्रष्टाचार की कहानी की सूत्रपात होते नजर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भ्रष्टाचार भी एक अहम मुद्दा था। तीसरे टॉपिक पर आते हैं। तीसरा टॉपिक है कि बीजेपी के पास पूरे चुनाव प्रसार में देखिएगा तो केंद्रीय नेता ज्यादा नजर आए। भाजपा के पास कोई लोकल लीडर नजर ही नहीं आया। कहीं भी वो कैंपेन करते नजर आए तो कहीं इसमें योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, हेमंता बिश्वा शर्मा जो असम से आते हैं, योगी जी आते हैं उत्तर प्रदेश से जहां हिंदी बोली जाती है, और कर्नाटका जैसा जो राज्य है जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है, और वहां पे आते हैं वो हिंदी में लोगों को साधने की कोशिश करते हैं। वहां उन्हें वो क्षेत्रीय नेता चाहिए था जो प्रभुता से, जो अपनी बातों को लोगों को जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश करे। क्षेत्रीय नेताओं का ना होना और केंद्रीय राजनीति वाले नेताओं को आकर बात भुनाना मनाना, योजनाओं की बात करना, कहीं न कहीं ये भाजपा के लिए अखर गया और कहीं न कहीं भाजपा के लिए ये चीजें जो हैं भाजपा को बैकफुट पर ढकेलने का काम किया। उन्होंने लोकल नेता होंगे लेकिन उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया गया, उन्हें प्रोत्साहना नहीं दी गई। उन्हें यही उम्मीद में रह गई भाजपा की चुनाव समिति कि मोदी जी आएंगे, हमेशा मोदी जी पर ही चुनाव लड़ने की कोशिश की गई, जो हमेशा हर जगह होते ही रहता है। भैया जमीन पे काम करे ना करे, लेकिन लास्ट में मोदी जी वाला ब्रह्मास्त्र तो है, ये मोदी जी वाला ब्रह्मास्त्र चला देंगे और वोट बैंक है वो खींच कर सामने आ जाएगा। लेकिन ये समझने की गुंजाइश होनी चाहिए कि क्षेत्र राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा अंतर होता है। मोदी जी को आप लोकसभा में भुना सकते हैं, अरे कब तक आप मोदी जी को भजाते रहिएगा, कब तक मोदी जी भजाते रहेंगे, वोट बैंक दिलाते रहेंगे। आप क्षेत्रीय नेता का विकास कब करिएगा? क्षेत्रीय नेताओं का विकास ना होना, कहीं ना कहीं तेजस्वी सूर्या जैसे जो युवा नेता है, जो सांसद है, कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है, उनकी जो काम करने का क्षमता है, कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े होते तो नजर आता है कि आपने क्षेत्रीय स्तर पर कोई ऐसा नेता, कोई चेहरा नहीं खड़ा किया जो चुनाव में वोट भुनाने का काम कर सके। चौथा टॉपिक है महंगाई बेरोजगारी, जो पूरे देश का हालात है इस समय। महंगाई और बेरोजगारी, बढ़ते दाम और युवाओं को रोजगार ना मिलना, तमाम दिस दैट वाले मुद्दे लाना, कभी हिजाब, कभी हलाला, कभी फलाना, कभी ढिमकाना, और महंगाई और बेरोजगारी भी एक बहुत बहुत बड़ी वजह भी है। हम बात करें बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु एक IT हब है, वहां भारत के तमाम कोने कोने से लोग आते हैं, काम करते हैं। तो
वहां के जो लोकल नुमाइंदे हैं उनका कहना है कि बाहर से जो प्रोडक्ट आते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं वो रोजगार ग्रहण कर ले रहे हैं, उन्हें रोजगार मिल जा रहा है। यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो महंगाई है, वो महंगाई लोगों की आमदनी कम नहीं बढ़ रही है, लेकिन महंगाई है वो लगातार जो है वो आसमां को छू रही है। और बेरोजगारी भी अहम मसला है। जो कन्नड़ लोग हैं, जो कन्नड़ बोलते हैं, उनके लिए बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। पांचवा टॉपिक है येदियुरप्पा का साइडलाइन करना। आप पूरे चुनाव प्रचार में देख लिए, येदियुरप्पा लिंगायत समाज से आते हैं, बहुत बड़े नेता हैं, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। इस बार उन्हें पूरी तरह से साइडलाइन कर देना। इस बार चुनाव प्रचार प्रसार में वो कहीं नहीं दिखे, लेकिन वोट बैंक के और कर्नाटक की राजनीति के बहुत बड़े वो चेहरे हैं येदियुरप्पा साहब, बीएस येदियुरप्पा पर खनन माफिया वगैरह फलाना ढमकाना तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्हें अपना मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ना पड़ा, फिर उनके जगह पे बीएस बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो येदियुरप्पा का ना होना ही बीजेपी के लिए इस पूरे चुनाव प्रणाली में वो डेंट साबित हुआ, बीजेपी को वो नुकसान कर गया। कहने को तो इस बार सक्रिय राजनीति संन्यास न लिए, लेकिन येदियुरप्पा को साइडलाइन करना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आत्मघाती साबित हुआ है। हम बात करें पूर्व सीएम बीजेपी के जगदीश शेट्टार, वो भाजपा छोड़ दिए, भाजपा छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि कांग्रेस में भी उनकी हार हुई है, लेकिन इनका जाना भी भाजपा को अखरा है। लक्ष्मण सावधी, वो भी पूर्व सीएम रहे हैं भाजपा के, उनका भी छोड़कर जाना। ये तीनों नेता की जिनकी मैंने बात बताई, चाहे येदियुरप्पा हो, चाहे जगदीश शेट्टार हो, चाहे लक्ष्मण सावधी हो, ये तीनों जो है कर्नाटक के बहुत बड़े समुदाय से होकर आते हैं और कहीं ना कहीं ये भाजपा का कोर वोटर माना जाता है, हिंदू समाज माना जाता है, लिंगायत समुदाय से आते हैं। ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। और इस बार के चुनाव में जो लिंगायत समुदाय भाजपा से वो कन्नी काटता नजर आया है, भाजपा से दूर नजर आया है, और ऐसा ही नुकसान है जो भाजपा को यहां पर डेंट किया है। और मेरा छठा पॉइंट है प्रभावी चेहरों का ना होना। कर्नाटक में आप किसे जानते हैं बताइए? मैं पूरा कर्नाटक में लोगों से, मैं कर्नाटक के बाहर भी लोगों से पूछता था कर्नाटक के बारे में आप क्या जानते हैं, नेताओं के बारे में क्या जानते हैं, कर्नाटक के बारे में क्या जानते हैं। मैं बात करूं येदियुरप्पा को, तो लोग जानते हैं कि येदियुरप्पा कई तरह के हमेशा मीडिया में कहीं ना कहीं वो एक्टिव रहते ही थे। बीएस बोम्मई के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। बीएस बोम्मई कौन है, कहां से आए, कैसे नहीं आए, बीएस बोम्मई के बारे में कोई नहीं जानता है। उनका नाम का तो कोई उच्चारण भी सही से नहीं कर पाता है। ये प्रभावशाली चेहरों का ना होना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये नुकसानदायक रहा है। येदियुरप्पा के अलावा कोई भी प्रभावी चेहरा नहीं रहा है। और हम बात करें भाजपा उधार की राजनीति, सुधार की कवायद को रचने की कोशिश की है। बाहर से आए हुए नेताओं को वो अपने पोस्ट पर बैठाने की कोशिश की है, बाहर के नेताओं को वो तरजीह करते कोशिश की है। बीएस बोम्मई को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, येदियुरप्पा को पद छोड़ना पड़ा। तो बीएस बोम्मई साहब जो थे वो खुद कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस से आकर भाजपा में आए। आपको ये समझना पड़ेगा लोगों के बीच में आपकी राजनीति का कथाकार कहाँ है, आपके राजनीति का रचनाकार क्या है, आपकी राजनीति कैसे चलती है। आप राइट की ओर राजनीति करते हैं और बोम्मई हमेशा लेफ्ट की राजनीति करते आए थे, कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड थे। आप कह सकते हैं कि मैं बातें लेफ्ट राइट की बात कर रहा हूं कि आप अपनी विचारधारा, जिस विचारधारा की राजनीति करते हैं, बोम्मई उस विचारधारा की राजनीति में नहीं आते थे। लेकिन बात जरूर है कि बोम्मई जहां चुनाव लड़े हैं वो इतना चुनाव जीत गए हैं। भाजपा की हार हुई है, बोम्मई ने त्यागपत्र दे दिया है। लेकिन हाँ, भाजपा का अपना जो फुटप्रिंट है, भाजपा अपने फुटप्रिंट की जगह वो उधार की फुटप्रिंट से काम करने की कोशिश की थी। आप कह सकते हैं कि मैं इस तरह की बातें कर रहा हूं, कांग्रेस में आए हुए नेता को आपने तरजीह दिया, आपने मुख्यमंत्री बना दिया, आपने उनका अतीत नहीं झांका। लेकिन जनता अपने उम्मीदवारों को, पार्टियों को लेकर अतीत को बखूबी जानती है। आखिर में जनता ही जनार्दन है। आपको जनता के बीच में जाकर ही वोट मांगना है, आपको जनता के बीच में ही अपने आप को दर्शाना है, आपको जनता से ही वोट लेना है। जनता ही आपको जिताकर जो है वो सत्ता के गलियारे में पहुंचाती है। कहीं ना कहीं बोम्मई का भी होना भाजपा के लिए ये नुकसानदायक साबित हुआ है। लोग कहेंगे कि भैया आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस से आए नेता को आपने तरजीह दिया। कई कांग्रेस के नेता हैं जो भाजपा में आए हैं, जो भाजपा की राजनीति का वो बखान करते नजर आ रहे हैं। खुद हेमंता बिश्व शर्मा की बात करी, लेकिन हेमंता बिश्व शर्मा और यहाँ पे बड़ा अंतर है। यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी और यहाँ सत्ता परिवर्तन की कहानियां भी जो थी वो लगातार जारी थी। और भाजपा को पता था कि सत्ता जाने वाली है। हम खुद देखें, चुनाव परिणाम आए हैं, खुद हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि
जो ये नतीजे आए हैं उसको लेकर वो आश्चर्यचकित नहीं है। उन्हें पता था कि सारे सर्वे बता रहे थे कि कर्नाटक से बीजेपी हाथ धोने वाली है और कर्नाटक से भाजपा का जय सिया राम होने वाला है। वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर कर्नाटक से जाने वाली है। लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिशें की, बिल्कुल कोशिश की। और इस चुनाव में जो कांग्रेस जीती है, मैं बताऊं, भाजपा को 1% वोट का नुकसान हुआ है। जो जेडीएस का वोट है वो जाके कांग्रेस से मिल गया है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा किला जेडीएस का मारा है, जनता दल सेकुलर। कहा जाता है कि जेडीएस का जो वोट है वही कांग्रेस का वोट है। तो समझ लीजिए कहानी क्या है, चरित्र क्या है, चेहरा क्या है, कहानी कहां जा रही है, चरित्र कहां जा रहा है, चेहरा कहां जा रहा है। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसे लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताइए। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप हमें फेसबुक को, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर आप हमारी पत्रकारिता को भी बल दे सकते हो। फिर हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, वंदे मातरम।